अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज हमारी जो जिब है ना वो खरामा आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास आ रही है, बिकॉज जुम्मे का दिन है, हमारा सबका स्लो स्टार्ट होता है। सबको लगता है कि जी आज का दिन हम जल्दी से किसी तरह गुजार लें और उसके बाद आ गया है वो शाहकार जिसका था इंतज़ार, यानी कि हमारा वीकेंड। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि इस हफ्ते में काफ़ी हलचल रही अगर हम सियासी मंजरनामे पे देखते हैं, खुसूसन एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी, गिरफ्तारियाँ और फिर ये जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ जमहूरियत है। ऐसा लगता नहीं है कि अवाम कहीं पे भी नज़र आ रही है इस सारे प्रोसेस में। जो साहिब इक़्तिदार हैं वो समझते हैं कि वो बेहतरीन पॉलिसीज़ ले रहे हैं, ऐसे फ़ैसले कर रहे हैं जिससे अवाम को फ़ायदा होगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है इन फ़ैसलों का असर, इनका जो समर है वो हमें मिलते मिलते तक वक्त लगेगा। अभी इसका इम्पैक्ट हमने देखना है, लेकिन उनकी इस राह में रुकावटें लगाई जा रही हैं। उनका पहला टर्म है PTI की हुकूमत का, हुकूमत को लीड करते हुए, पाकिस्तान को लीड करते हुए, तो यकीनन उनको वक्त देना चाहिए। लेकिन जो हमारे मंझे हुए सियासतदान हैं उनके लिए दोहरी मुश्किल है। पहली मुश्किल ये कि जाहिर सी बात है वो इक़्तिदार में नहीं है, अपोजिशन में है, तो एक फ़ाल अपोजिशन बनना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सेकेंडली, जिस तरह का प्रेशर उन पे बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब, गिरफ्तारियाँ, केसेस, ये ऐसा लग रहा है अपोजिशन को बौखलाहट का शिकार कर रहा है। खैर जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो काविशें हैं वो रंग ले आईं। प्रोडक्शन ऑर्डर देने के बाद कल हमने देखा कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में जनाब साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी गुफ्तगू की, उन्होंने अपनी तकरीर की। लेकिन उनकी कुछ बातें बतौर पाकिस्तानी हज़म करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने कहा आज हमें, कल कोई और होगा, लोगों को ये परेशानी लाहक है कि किसकी गिरफ्तारी अमल में आएगी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप कुछ गलत करें और अगर आप कोई कानून तोड़ते हैं, कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम ही सही, अगर कोई सी ऐसी बात का केस चलाया जाता है जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी आती है या आप पे करप्शन चार्जेस लगते हैं, तो उसको फेस करना, उसका सामना करना तो आप ही का काम है। ये बात सही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक लंबी तारीख़ रही है जब वो इसी तरह के मामलात से उलझते रहे हैं और उनका ये क्लेम है कि उन पे एक तरह से ये सियासी इंतकाम होता है, उन पे गलत केसेस चलाए जाते हैं क्योंकि ये केसेस प्रूव नहीं होते। अब ये एक मेरे ख्याल में जाविया है, ये एक नज़रिया है, ये इनका बयानिया है और दूसरी तरफ हुकूमत वक्त का बयानिया है, जिसकी अगर आप पूरी की पूरी सियासी कैंपेन देखें, सियासी जर्नी देखें, तो वो इसी पॉइंट पे खड़ी हुई है कि चोरों को वापस लेके आएंगे, करप्शन को ख़त्म करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि बार बार जब वो ये लफ्ज़ चोर, लुटेरे, डाकू इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी हमारे जो उनकी सियासी है वो काफ़ी खाइफ हो जाती है और कहती है कि ये क्या बात हुई, अब हम भी जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा हैं। सवाल मेरे ख्याल में सबसे अहम जो हमारे सामने है वो ये कि हम जमहूरियत को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। अगर हम अपने सियासी कायदीन से एक तरह से सादिक और अमीन होने की उम्मीद लगाते हैं, लेकिन क्या एज अ मिनहसुल कौम हमारी ये प्रायोरिटी भी है? फिर क्या वजह है कि लोगों पे ऐसे इल्ज़ामात भी लगें, अगर वो एमनेस्टी स्कीम्स का भी सहारा लें, उनके ऊपर कुछ चार्जेस प्रूव भी हो जाएं, उसके बावजूद भी उनकी अवाम मकबूलियत कम नहीं होती। कल जो मुकालमा हुआ वो ज़रा आपको सुनवाते हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे क्या कहा और दूसरी तरफ उनको जवाब देने के लिए साबिक फाइनेंस मिनिस्टर यानी PTI की ही हुकूमत के बहुत अहम कलीदी किरदार है उनका, जनाब असद उमर साहब ने उनको जवाब दिया और कई चीज़ों पर रिस्पॉन्ड किया, रिबटल दिया। तो आइए आपको दिखाते हैं। मेरे ख्याल में तो ये मुकालमा जमहूरियत वर्सेस जमहूरियत है। आप इसको कैसे देखते हैं मुझे कॉल करके बताइएगा। लेकिन लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट दिस वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट। कल हम थे, फिर कोई और था, आज कोई और है, कल कोई और होगा। ये तो सिलसिला जमहूरियत का चलता रहता है। कभी नॉन कंप्लायंट डेमोक्रेसी है, कभी कंप्लायंट डेमोक्रेसी है। हमने इधर ही फ्लोर पे देखा हुआ, हमने बैठ के सुने हुए तमाशे। एक ऑनरेबल सीनियर मेंबर खड़ा होता है, बोलता है मेरा मुंह ना खुलवाओ, मुझे पता है तुमने क्या चोरी की हुई है। दूसरा खड़ा होकर जवाब कहता है मेरा मुंह ना खुलवाओ, हमें पता तुमने क्या चोरी की हुई है। और तीसरे दिन दोनों खड़े होकर कहते हैं जमहूरियत की खातिर हम खामोश रहेंगे। ये जमहूरियत नहीं है सर। पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहाँ कहाँ तक हिसाब होगा? ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। अगर पकड़ धकड़ हो रही है सियासी इंतकाम के लिए, तो वो ना मुल्क के लिए अच्छी है, ना जो कर रहा है, जो इंतकाम लेने की कोशिश कर रहा है उसके लिए अच्छी है। आम लोग जो हैं वो खौफजदा है। ज़रदारी साहब पकड़े जा सकते हैं तो फिर हमारा क्या बनेगा? इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जो नेक काम करेगा उसको उसका भी सिला मिलेगा और जो गुनाह करेगा उसको उसकी भी सजा दी जाएगी।
खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि कल एक पूरी आवाम खड़ी हो जाए, पूरा मुल्क खड़ा हो जाए और फिर ना हम संभाल सकेंगे, ना पॉलिटिकल पार्टी संभाल सकेगी, ना कोई और संभाल सकेगा। अगर जुर्म हुआ है, अगर किसी ने कौम की दौलत लूटी है, तो ये हमारी आईनी जिम्मेदारी है कि उसके लिए कोई जजा सजा का निजाम हो। ये सियासी हिकमत अमली के तहत नहीं हो सकता। जी जनाब, एक तरफ हमने देखा कि जाहिर सी बात है तबीयत नासाज है, एक प्रेशर भी है, एक मेरे ख्याल में जो गिरफ्तारी का एक असर होता है, एक इम्पैक्ट भी वो हमें नज़र आ रहा है आसिफ अली जरदारी साहब की टोन में। उन्होंने बहुत सारी बातें काफ़ी वसूख और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ तो कही, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा ही माजी में जाते हैं, कुछ अरसे पहले जो उनकी स्टेटमेंट्स नैब के चेयरमैन के हवाले से आई थी, तो अब तो टोन, बॉडी लैंग्वेज, जो उनका पूरा रवैया और बयानिया है वो काफ़ी उससे मुख्तलिफ है। तो ऐसा लग रहा है असर तो पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर असद उमर साहब की तरफ भी देखें, उनका भी ये कहना कि ये गिरफ्तारियां, इनको सियासी इंतकाम ना समझा जाए, ये उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर इस तरह हो रहा है तो ये गलत है। तो ये कुछ ऐसा लगा कि दोनों के स्टांसेस में, जो पीटीआई का स्टांस है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस है, उसमें कुछ तो बर्फ पिघली है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा अहम सवाल है, कि अब इन सब चीज़ों में अवाम की राय और अवाम पे इम्पैक्ट को क्या कोई सोच भी रहा है? क्या एक तरफ जब कहा जाता है कि नहीं जी कुछ भी हो ये बजट हम मंजूर कराएंगे, तो ये वसूख होना चाहिए इस मौजूदा हुकूमत को कि हाँ जी अगर अवाम उनके कहने पे ये वक्ती तौर पे ये जो मीडियम टर्म में सख्ती बर्दाश्त करती भी है, व्हाट आर दे प्रॉमिसिंग देम 6 months अ ईयर डाउन द लाइन, क्या वो वाकई एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट कर पाएगी, आम इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी आ पाएगी, या उनका लार्जर विजन क्या है? अभी तक बिल्कुल अगर हम इसको कैटेगोरिकली देखें तो इस बजट में हमारे लिए मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं, और इस तरह के अमल या इस तरह के स्टेप्स और पॉलिसीज़ हमें नज़र नहीं आ रही जो आफ्टर 6 months या 8 months एक करेक्टिव मेजर के बाद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को पाकिस्तान में फ़रोग़ देगी। ये वो सवालात हैं जो लोग उनसे करते हैं। लेकिन हमारी एक बदकिस्मती कह लीजिए या पाकिस्तानी अवाम के साथ ये एक अल्लाह ताला ने ऐसा ही कुछ मामला रखा हुआ है कि जो सवाल करने वाले हैं उनके ऊपर भी एतबार नहीं आ रहा है कि ये अवाम दोस्ती में ये सवाल कर रहे हैं, या जो इनके ऊपर प्रेशर बन रहा है करप्शन का, गिरफ्तारियों का, ये उस वजह से ये सवाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर ख़ित्ते में हम नज़र डालते हैं जी, वहाँ पे भी सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो रही है। जिस तरह के हम देखते हैं अमरीका और ईरान के जो ताल्लुकात हैं उसमें काफ़ी पेचीदगी आ गई है, और इसका भी असर पड़ सकता है पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात पे, जिस पे एक तरफ भारत ने अब इसकी हामी भरी है। आज हम लेटर ऑन इन द प्रोग्राम इस पर भी बात करेंगे कि इस खित्ते में होने क्या जा रहा है। एक अमेरिका का एक्सपेरिमेंट अफगानिस्तान में 2 दहाइयों बाद तकरीबन नाकामी के बिल्कुल दहलीज पे खड़ा है। उन्होंने कोई इसके समरात नहीं पाए हैं और अभी तक उनकी एग्जिट स्ट्रैटेजी भी क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इस वक्त 5% ऑयल की कीमतों में, खाम तेल की कीमतों में तेज़ी देखी गई है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो एक तरह से अगर आप कहें तो अमेरिका जिस तरह हमला आवर हुआ है ईरान पे और जो उसकी रेजिस्टेंस है, रेजिलियंस है, क्योंकि हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं, ऑफ कोर्स इसका असर पाकिस्तान पे भी पड़ता है, पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात पे भी पड़ता है, खित्ते की सूरत हाल पे भी पड़ता है। इस पे ज़रूर बात करेंगे और आज वीक का क्योंकि एंड है तो इसका सब चीज़ों का राउंड अप लेंगे। लेकिन आपको ये भी बताती चलूँ कि आज 10 बजे का डिस्कशन आपने ज़रूर सुनना है। जुम्मे का रोज़ है, हम अक्सर इस तरह के सब्जेक्ट्स उठाते हैं जो कि सोशियो रिलीजियस होते हैं। आज हमने सोचा कि अक्सर हम बात करते हैं कि जी जो लोग अगर बहुत ज़्यादा दीन के करीब हैं तो वो बाकी लोगों को क्या जज करते हैं, क्या वो समझते हैं कि जो लोग दाढ़ी नहीं रखते या नमाज बाकायदगी से नहीं पढ़ते या जो ख़वातीन हिजाब नहीं लेती उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जज किया जाता है और उनकी नज़र में शायद वो दीन से बहुत दूर हैं या गलत रास्ते पे हैं या भटक गए हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ही देखते हैं, जो 2 लोग दीन की राह पर चलना चाहते हैं, जो अपना हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करते हुए चाहे हिजाब लेते हैं, दाढ़ी रखते हैं या अपनी नमाज़ों के बारे में बहुत पर्टिकुलर हैं, उनको भी मुश्किलात का बहुत हद तक सामना है। ये जो हम बार बार बात करते हैं ना कि हम दोनों तरफ से ही एक्सट्रीम पे बटे हुए हैं, ये पाकिस्तानी माशरे के लिए बिल्कुल सही है। खुसूसन जो पाकिस्तान का लिबरल, मॉडर्न, प्रोग्रेसिव तबका है वो भी अपने तई एक तरह से अपने जहनों को बंद करके हमारे इन हजरात को जो दीन की राह पे या ज़्यादा कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट रखते हैं उनको जज करता है। आज ज़रा दूसरी तरफ की बात भी सुनेंगे क्योंकि हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं, तो दूसरी
दूसरा रुख ये है कि जो कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल पाकिस्तान में तबका है, जो दीन से कुर्बत चाहता है, जो शायद अपनी ज़िंदगी को मॉडिफाई कर रहा है इस तरह के वो इस्लामी तालीमात के ज़्यादा करीब हो सके, उनके लिए क्या मुश्किलात हैं, कहाँ कहाँ सिस्टम उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और ये जो कशमकश की सूरत हाल है ये इसी तरह निपट पाएगी कि अगर हम दोनों साइड्स ऑफ द पर्सपेक्टिव को, दोनों व्यूज़ को समझने की बेहतर कोशिश करेंगे। तो ये हमारी एक छोटी सी काविश है, इसके लिए आप ज़रूर कॉल कीजिएगा। ख़ास तौर पे हम अक्सर ये कहते हैं ना कि जी ख़ातून ने अगर हिजाब लिया हुआ है, देखें फिर भी इतने फ़ैशन कर रही हैं, फिर भी मेकअप कर रही हैं। तो यानी ये इस तरह के जुमले हम क्यों कसते हैं? क्या दीन पे चलने वालों के लिए हम खुद रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं? इस पे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी हम ये वाला डिस्कशन 10 बजे करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे विद द टॉप स्टोरीज एंड एक्शन का रिएक्शन, सो स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। एक नज़र डालते हैं टॉप स्टोरीज पे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज आज इन फोकस। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर कौम को एतमाद में लेने का फैसला। अगले 48 घंटों में कौम से खिताब करेंगे, एमनेस्टी स्कीम से मुतालिक बात करेंगे। पार्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के खतूत पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द अमल। कहा, पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है। दो तरफ़ा मसाइल में मसला जम्मू एंड कश्मीर का हल भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में अमन की कोशिशों का एतराफ़। पाकिस्तान फैमिली स्टेशन करार, नोटिफिकेशन जारी। फैसले से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी की फ़िज़ा हमवार हो गई। Iran made a big mistake. This drone was in international waters. Clearly, we have it all documented. It's documented scientifically, not just words. And they made a very bad mistake. ईरान ने अमरीकी ड्रोन गिराकर बहुत बड़ी गलती की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह। कहा, ड्रोन हथियारों से लेस नहीं था। ड्रोन में कोई अमरीकी होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। आज जी जनाब, ये थी हमारी टॉप स्टोरीज़। लेकिन अब नज़र डालते हैं ज़रा ख़ित्ते पे। जिस तरह के हम पहले भी बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप का एक शदीद रद्द अमल आया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका का ड्रोन गिराकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन कोई सवाल करने वाला नहीं है इस सुपर पावर से कि इस तरह की जो तजावुज़ात करते हैं दूसरों की सरहदों की और सर्विलेंस करते हैं, उसमें इनको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। आई थिंक एहतसाब और जवाबदेह होना आज का एक बड़ा मौजू बना हुआ है। और ख़ुसूसन इसमें जो कशीदगी आई है पाकिस्तान और ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में, हो सकता है उसमें पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा करे। लेकिन ऐसा लगता है कि या तो हमारे सामने मुश्किलात रहती हैं या हमारे पड़ोसी ममालिक में कोई ना कोई किसी मुश्किल में गिरफ्तार रहता है, जिसकी वजह से ये खित्ता डिस्टेबलाइज होने का एक बहुत बड़ा ख़तरा मंडला रहा है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के अब ताल्लुकात में कदरे बेहतरी आने के इम्कानात हैं। जिस तरह के हमें पहले भी लगता था कि अहम नुक्ता ये है कि शायद भारत और ख़ुसूसन नरेंद्र मोदी साहब अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में इतने मसरूफ़ हैं कि उस वक्त वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने पड़ोस से बेहतर ताल्लुकात करना। इनफैक्ट पाकिस्तान कार्ड उनको हेल्प भी करता है और यही हमें नज़र आया कि बहुत ज़बरदस्त कामयाबी उन्होंने हासिल की हाल ही होने वाले इलेक्शंस में। इसकी दो बड़ी वजूहात लोग देखते हैं। एक तो जिस तरह वो पाकिस्तान से अगर टफ गाय होकर बात करते हैं, इसकी बड़ी पजीराई उनको मिलती है इंडिया में। और दूसरे, और ये माहौल भी उनके सियासतदानों ने खुद ही बनाया है। दे हैव क्रिएटेड एन एनिमी, और उनको जवाब देना और बात करना, और अगर टॉलरेंस को वो एक तरह से बालाए ताक रखते हैं तो इसके उनको डिविडेंड पॉइंट्स दिए जाते हैं। दूसरी तरफ जो अहम नुक्ता लोगों ने ये भी उठाया था कि राहुल गांधी एक बहुत कामयाब, एक बहुत ही मजबूत लीडर बनकर नहीं उभर पा रहे हैं, उनकी वो मकबूलियत भी नहीं है और कांग्रेस की लैक ऑफ टॉप लीडरशिप, करिज्मेटिक टॉप लीडरशिप की वजह से उनको इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अगर हम वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानिया की तरफ देखते हैं, उनका ये मानना है
है कि ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी का आना ऑफिस में एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पाकिस्तान के फ़ायदे में है, इस खित्ते के फ़ायदे में है, क्योंकि अब इनसे अमन की बात हो सकती है। अगर आप इसको आर्ट ऑफ वॉर के नज़रिए से भी देखें तो कहा जाता है कि कंसीड या किसी एनालिसिस पे आप अगर पहुंच पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसी दुश्मन के साथ, मज़ाकरात दोस्तों के साथ नहीं हुआ करते। तो जितने आर्च एनिमी नरेंद्र मोदी साहब हैं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को, इस खित्ते को उसका फ़ायदा होगा। उनकी भी एक मजबूत पोजीशन है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की भी एक मकबूल अवाम की पजीराई के साथ वाली पोजीशन है, और जाहिर सी बात है जिस तरह का रद्द अमल पाकिस्तान ने 27 फरवरी के हमले के बाद किया था, तो दुनिया भर की सपोर्ट भी एक टॉलरेंट कंट्री के तौर पे हमें हासिल है। तो आइए इसी हवाले से बात करते हैं। हमने इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए दावत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब को। आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद होने का। सबसे पहले ये बताइएगा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के साथ मज़ाकरात की जो हामी भरी गई है या जो सर्द महरी ख़त्म हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं और ये आगे किस तरह बढ़ता हुआ प्रोसेस है? क्योंकि एक दफ़ा फिर दफ्तर ख़ारजा ने इस बात को बावर कराया है कि जी मसला कश्मीर को हम बालाए ताक रख के ये गुफ्तगू नहीं करने वाले, ये मज़ाकरात नहीं करने वाले। देखिए सिद्रा, मेरे इस बारे में कुछ तफज़ात भी हैं, लेकिन टू स्टार्ट विद मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी एक ब्रेक थ्रू है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब से उन्होंने ऑफिस संभाला है वो बार बार ये पेशकश कर चुके हैं, और हमेशा से पाकिस्तान का स्टांस तो हमेशा से यही रहा है कि तमाम मसाइल को बातचीत के ज़रिए ही हल होंगे अल्टीमेटली। हमने जंगें भी लड़के देख ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मामलात जब भी तय हुए वो बातचीत के ज़रिए ही तय हुए। तो इसलिए ये एक अच्छा आगाज़ है, और इस खित्ते के लोगों के लिए ख़ास तौर पे जब इतनी टेंशन दायम बनी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि इस खित्ते के लिए भी और ख़ास तौर पे एशिया और दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है कि भारत भी अल्टीमेटली आमादा हो गया है बातचीत करने पर। अल्लाह करे अब ये बेल आगे मंडे चढ़े और इस पर आगे प्रोग्रेस हो। इसमें गुलाम मुस्तफ़ा साहब, एक मौका बहुत अच्छा आया था नरेंद्र मोदी साहब का, अभी जब एक फ़ॉरेन टूर था और उन्होंने पाकिस्तान की फ़िज़ाई स्पेस को इस्तेमाल करना था। लोगों ने कहा कि इसके लिए परमिशन के लिए भेजा भी गया है, कहा भी गया है, हमारी तरफ से हामी भी भरी गई, लेकिन फिर आखिरी वक्त पे ये खबर आई कि इस रूट का इस्तेमाल ही वो नहीं करेंगे। ही हैज़ चोज़न टू फ्लाई फॉर एक्स्ट्रा आवर्स, लेकिन पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के ऊपर से उड़ना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। इसमें तो फिर वही एक अकड़, एक एक तरह से सर्द महरी नज़र आ रही है। अभी अगर इन्होंने हामी भरी भी है तो आप किस तरह इस मामले को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं? क्या भारत की तरफ से कोई वफ्द आएगा या हमारे किसी वफ्द को दावत दी गई है, किसी थर्ड कंट्री में जाके ये मुलाकात होगी? आप कैसे इसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये जो बातचीत का आगाज होगा और जो मोदी साहब का खत आया है, इसके बैकग्राउंड में मेरा ख्याल है काफ़ी काम हो चुका है ऑलरेडी। प्राइम मिनिस्टर का रजिस्टर्ड खत गया था, उस वक्त भी हम लोगों का ख्याल यही था कि कोई ऐसी ताकतें हैं इस खित्ते में या खित्ते से बाहर जो ये चाहती हैं कि ये मसाइल का हल बातचीत के ज़रिए हो, और ये दोनों वालशीदगी है और जो जानों का ज़िया हो रहा है ख़ासतौर पर हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और जिस तरीके से कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है जी, उसका बातचीत ही एक हल था। तो ये लगता तो यूँ था उस वक्त भी। और जब मॉस्को से वापस आके मोदी साहब ने ये बात ख़त लिखा है, तो ये भी लगता है कि वहाँ पे जब ये मॉस्को में थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे हाथ भी मिलाया, बातचीत भी हुई अल्टीमेटली थोड़ी बहुत, और जो दूसरी क़ुव्वतें मौजूद थी उन्होंने दोनों को इस बात पे राज़ी किया है। और मोदी साहब का ये जो ख़त है, अब इसके बाद मेरा अपना ख्याल ये है कि कुछ एजेंडा तय करने के लिए कुछ एक दो मीटिंग्स होंगी, और उसमें टू स्टार्ट विद मेरा ख्याल है कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो पहले भारत एक सो कॉल्ड अनऑफिशियल विजिट पे जा चुके हैं, कुछ तो राह उन्होंने हमवार की है, कुछ आगे बातचीत होगी, और जब एजेंडा तय हो जाएगा तो ही बात फिर आगे बढ़ेगी, तब प्राइम मिनिस्टर्स के दरमियान बातचीत होगी। बिल्कुल। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि ये ताल्लुकात की बेहतरी तो हम भी इसके ख्वाहिशमंद हैं, इंडिया भी। पहले इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा हुआ करता था, सबसे बड़ा जो इशू था वो हमारे सामने पाकिस्तान का स्टांस ऑन जम्मू एंड कश्मीर था कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, उनको हक़ खुद इरादियत हासिल नहीं है। इस वक्त जो 2019 की सबसे बड़ी रियलिटी है, इंडिया का बार बार पाकिस्तान पे दहशत गर्दी का लेबल लगाना,
हमें ये कहना कि हमारे यहाँ पनागाहें मौजूद हैं दहशतगर्दी की, तशद्दुद की, तो उसके हवाले से पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना पड़ेगा। किस कीमत पे ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे? अगर बाकी चीज़ों को बालाए ताक रख भी दिया जाए, कश्मीर का मामला आगे बढ़े, लेकिन ये जो दहशतगर्दी का गलत लेबल पाकिस्तान पे बार बार इंडिया लगाता है और उस पर कहता है कि जी हमारे तरीके से जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं पाकिस्तान उसको टो करते हुए इस मामलात को तय करे, आप इसको कैसे देखते हैं कि इस रोशनी में, इस तनाजुर में ये मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, दहशतगर्दी भारत का मसला नहीं है, दहशतगर्दी तो सबसे ज्यादा मसला पाकिस्तान का रहा है। पाकिस्तान गुज़िश्ता कई बरसों से इसका शिकार भी है और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने अपनी अफवाज के साथ मिलकर एक बड़ी तवील जंग लड़ी है और अब भी ये जंग लड़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी हासिल की है जी। तो पाकिस्तान को तो कभी इससे आर नहीं रहा कि हम दहशतगर्दी की बात भी करें, लेकिन जब हम दहशतगर्दी की बात करेंगे तो फिर इसमें और बहुत से दहशतगर्दी के जो पहलू हैं वो भी ज़हर बहस आएंगे। ख़ास तौर पे कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो बात तो होगी, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर और हमारी अवाम भी ये बार कह चुकी है, बार बार ये बात हम कर चुके हैं पाकिस्तान की, कश्मीर के हल के बगैर मसला हल नहीं होगा कोई। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया, डेफिनेटली बात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मौजूद होने का वक्त हमारे पास इतना ही था। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, मिलो पाकिस्तान में आपको एक बहुत ही टैलेंटेड पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन ये सब और बहुत कुछ और एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन हमेशा की तरह मिलो पाकिस्तान में आपकी मुलाकात कराएंगे एक टैलेंटेड पाकिस्तानी से। आज हमारे साथ मौजूद हैं समर खान, शी इज़ अ माउंटेन बाइकर और जी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं ब्रिक्स में, SEO स्टूडेंट स्प्रिंग फेस्टिवल रशिया में, और मेरी भी इनसे मुलाकात हो चुकी है। शी इज़ बेस्ड इन इस्लामाबाद, तो हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग समर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप मुझे बताएं कि माउंटेन बाइकिंग, आई रिमेंबर इंटरव्यूइंग एंड स्पीकिंग टू यू अर्लियर ऑन एज वेल, कितना डिफिकल्ट है, और उसके बाद फिर अब आपने जो रशिया में भी जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, हाउ आर यू टेकिंग योर इंटरेस्ट, ये जो आपका स्पोर्ट है, आपका इंटरेस्ट है, इसको आप आगे लेके कैसे बढ़ रही हैं? माउंटेन बाइकिंग एक बहुत ही नई फील्ड है स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि जब आप एक्सट्रीम स्पोर्ट्स या एक्शन स्पोर्ट्स को देखते हो तो आपको ज़्यादातर यूरोपियन और इंटरनेशनल एथलीट्स नज़र आते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान में, अगर आप देखें आपको हर तरह के ट्रैक्स एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए मिलेंगे, वो डेस्टिनेशन और स्पॉट्स मिलेंगे जो बिल्कुल रॉ पड़े हुए हैं और उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो दैट्स व्हाई आई चोज माउंटेन बाइकिंग, और इससे एक तो आप इसको इंजॉय भी बहुत करते हैं कि इतनी खूबसूरत जगहों पे हम माउंटेन बाइकिंग कर रहे हैं, और दूसरे ये कि इसमें अगर आप देखें तो यूथ अगर इसमें आती है तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। अच्छा, हमने ये भी देखा था कि मालम जब्बा में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ पाकिस्तान में अर्लियर दिस ईयर, उसमें भी नौजवानों का एक बहुत कीन इंटरेस्ट नज़र आया। लेकिन मुझे ये बताइए कि उसमें भी हमने देखा कि सादिया खान कप मौजूद था स्कीयर्स के लिए, किस तरह की सपोर्ट आपको सिस्टम से हासिल है, खुसूसन अपनी फैमिली से, वो आपको इनकरेज करते हैं इस एडवेंचर स्पोर्ट के लिए? इनिशियली उनको समझाना बहुत टेक्निकल था, क्योंकि यहाँ नॉर्मली पाकिस्तान में ही समझा जाता है कि स्पोर्ट्स से आपका टाइम वेस्ट होता है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप करियर नहीं बना सकते, तो उनको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। जब वो समझ जाते हैं तो देन दे स्टार्टेड सपोर्टिंग। मेरी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। समर, एक बहुत अहम सवाल देखें। बिल्कुल समर, एक और सवाल स्कोप के हवाले से मेरे जहन में आ रहा था कि कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट अपने आप में एक रिस्क होता है, क्या आप उसमें एक रिस्क नोइंगली अंडरटेक कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ आपने जिस तरह खुद इशारा दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, मवासलाती निज़ाम इस तरह का नहीं कि खुदा न खास्ता अगर किसी एडवेंचर एथलीट के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हाउ टू रेस्क्यू देम, हाउ टू मेक श्योर कि वो सही है। तो ये जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं हमारे यहाँ ख़ास तौर पर एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, उसका इस वक्त क्या हाल है एंड कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है?
एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है रिस्क एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट, जो सिर्फ होता ही इन्हीं चीज़ों के लिए, और स्पेशली जो डेडिकेट होते हैं स्पोर्ट्स और एथलीट्स के लिए। जैसे अगर आप नॉर्थ में क्लाइंबर्स या ट्रैकर्स जाते हैं, उनके साथ खुदा ना खासा कोई भी हादसा होता है, तो आर्मी गो देयर टू रेस्क्यू देम। और वो भी इसलिए क्योंकि उनके पास उनके सैटेलाइट फ़ोन्स होते हैं, और सैटेलाइट फ़ोन्स अफोर्ड करना या रखना नॉर्मल हम नेशनल एथलीट्स के पास, हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती। सो एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर हम खुदा न खासा पहाड़ में किसी ऐसी जगह रिमोट एरिया में फंस जाएं तो हमें एक्सेस किया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। इस वक्त जो मिशन जाते हैं, जो एथलीट्स इन स्पोर्ट्स को या इन एक्सपीडिशंस को अंडरटेक करते हैं, आपके साथ कोई क्या मकामी शख्स मौजूद होता है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है, यानी अपनी सेफ्टी आप लोग कैसे इंश्योर करते हैं? एक तो आप टूरिज्म डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में एंटर हो रहे हैं। दूसरा, उस एरिया के जो लोकल पोर्टर्स क्लाइंबर्स होते हैं वो आपको हायर करने पड़ते हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स या पहाड़ों की जितनी भी ज्योग्राफी या ABC होती है, डायरेक्शंस, वो सब उन लोकल लोगों को पता होता है। सही। और ज़्यादातर अगर कोई ऐसा हादसा होता भी है तो लोकल ही आप देखेंगे कि लोकल गांव वाले, उस एरिया के लोग ही आपको रेस्क्यू के लिए आते हैं, फिर आर्मी काफ़ी देर बाद आती है जब उन्हें पता चलता है। अच्छा, अभी आप जब हाल ही में रशिया गई तो वहाँ पे लोगों को क्या इंटरेस्ट था आपको देखकर? क्या दे फेल्ट इनकरेज? क्या वो भी पाकिस्तान आना चाहेंगे? आई नो कि बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, लेकिन कईयों के हम रडार पे भी नहीं हैं, कईयों को ख्याल भी नहीं आता कि पाकिस्तान में जाया जाए। तो क्या आप समझती हैं कि आपने वो इंटरेस्ट स्पार्क किया है इंटरनेशनली? अच्छा, ये बहुत डेडिकेटेड ऑब्जेक्टिव था बाय फ्यूचर टीम पाकिस्तान, जिन्होंने हम सबको नॉमिनेट किया फ्रॉम पाकिस्तान से। वो चाहते थे कि कुछ ऐसी हाई प्रोफाइल्स उठाई जाए इमर्जिंग यूथ में से, जिनको शोकेस कर सके दुनिया के सामने कि पाकिस्तान में ये सब कुछ भी हो रहा है। और इवन इन माई प्रेजेंटेशन आई ट्राइड माई बेस्ट टू शोकेस एवरी एरिया ऑफ पाकिस्तान, फूड, कल्चर, म्यूजिक, आर माउंटेन्स, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, ताकि उनको रियल पिक्चर दिखाई जाए पाकिस्तान में, जो नॉर्मली वो मीडिया के थ्रू नहीं देख पाते। और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ they intended to come to Pakistan for sports, for tourism, और पाकिस्तान के एक्सप्लोर करने के लिए हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया कि अब काफ़ी लोग विलिंग आने के लिए। What's next on your own calendar? अगर मैं पूछूं, समर, रशिया से आप आ चुके हैं, कि इस तरह के एक्सपीडिशंस इंटरनेशनली भी करना चाहेंगी? कोई आपके पास ऑफर्स मौजूद हैं? कोई अपना खुद आपने इरादा किया हुआ है जाने का? Whatever I do on personal basis, क्योंकि आपको पता है कि कन्वेंशनल स्पोर्ट्स में भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो लेट अलोन एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो जितना भी मैं करती हूँ, आई मैनेज एवरीथिंग ऑन माई ओन। इसीलिए मैंने एक स्पोर्ट्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इट्स कॉल्ड समर कैंप, टू ट्रेन द यूथ इन आउटडोर और एक्शन स्पोर्ट्स। क्योंकि ये सिर्फ एक्शन स्पोर्ट्स को डेडिकेटेड है मेरा इदारा, और मैं यही चाहूँगी कि मैं जितने भी यूथ हैं उनको स्नो बोर्डिंग, स्कीइंग, माउंटेन बाइकिंग, क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग, इन चीज़ों की तरफ लाया जाए। समर, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये टीनेजर्स के लिए है या इससे बड़ी उम्र के लोगों के लिए है? किस तरह आपको रीच किया जा सकता है? एक्शन स्पोर्ट्स क्योंकि ज़्यादातर इंडिविजुअल पे खुद डिपेंड करता है, जितना वो इंजॉय कर सके, जितना वो चैलेंजेस को कोप कर सके, तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आइडियली तो टीनेजर अगर आते तो उनकी आइडियल एज ही होती है, लेकिन अगर प्रोफेशनल लोग आते हैं तो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच समर फॉर बीइंग अ फ्लैग बेयरर। ना सिर्फ आपने पाकिस्तान की बड़ी कामयाब अंदाज में नुमाइंदगी की है, बल्कि यू कीपिंग द फ्लैग हाई इन पाकिस्तान। तो जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में एंड दे डोंट नो वेयर टू बिगिन, अगर आप बिल्कुल एक रूडिमेंट्री जुवेनाइल लेवल पे हैं, तो समर प्रॉब्ली यू कैन लुक हर अप ऑन फेसबुक, और इनका जो इदारा है वो आपके लिए छोटी छोटी फ्रॉम द वेरी बिगिनर्स के लिए भी जो एक्सपीडिशंस प्लान करता है, एंड मे बी इट कैच योर इंटरेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया समर हमारे साथ मौजूद होने का। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा, आज का बहुत ही अहम सब्जेक्ट जुम्मे की मुनासबत से भी, कि क्या दीन की राह पे चलना हमारे लिए मुश्किल है आजकल के दौर में, और ख़ास तौर पे जहाँ हमारे पास एक ऐसे सिस्टम में हम रहते हैं जो कि एक ग्लोबल सिस्टम है। तो क्या ये हमारे लिए अपने अहकामात को फॉलो करना, दीन के अहकामात को फॉलो करना मुश्किल बना रहा है या आसान बना रहा है? इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट मेरे सामने है। इस पे बात करने से पहले सबसे पहले तो जी हम ज़रा संभल कर बात करेंगे, और जो हमारे कॉलर्स भी अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें उनको भी सबसे बड़ी क्लैरिटी ये कि हमारे दीन का बताया हुआ रास्ता सबसे बेहतरीन रास्ता है, और यकीनन उसमें इंसान के लिए इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में हमारे ईमान के मुताबिक फ़लाह ही फ़लाह है। लेकिन उस पर चलने का रास्ता हम दुनिया वाले इतना जज करते हैं, माशरा इतनी गदगन लगाता है कि उसमें रुकावटें ही रुकावटें हैं। ख़ास तौर पे वो लोग कि अगर उनके पास पहले हिदायत नहीं थी और हिदायत पहुंची है और वो अपने तरीक़े ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो हम उनके लिए मुश्किलें क्रिएट करते हैं। इसमें हम सबसे बड़ी मिसाल हम सबके दिल अज़ीज़ जनाब जुनैद जमशेद साहब मरहूम के मैं मिसाल यहाँ पे देती हूँ कि उनको अल्लाह ताला ने शोहरत और गुलकारी की दुनिया में उरूज हासिल था, लेकिन जब उनके दिल में ये ख्याल आया कि नहीं अब मुझे दीन से ज़्यादा कुर्बत इख्तियार करनी है, वो कई दफ़ा इस रास्ते पे आगे बढ़े और लोगों की जजमेंट से और जो लोगों के रवैये से उससे बाकायदा दिल बर्दाश्ता हो के पीछे पलटे। फिर अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी और ये हौसला दिया कि वो साबित कदम हुए। लेकिन हम यहाँ पे इस फिनोमेना की बात करना चाहेंगे कि किस तरह लोग दूसरों को जज करते हैं। हमारे सामने कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं, और ये मेरी दोस्तों में मौजूद है ऐसी मिसाल कि जी अगर वो उम्रे पे जाती हैं, हज की सादत उनको नसीब होती है, वापस आके जी एक इरादा कर लिया कि अब मैं हिजाब लूँगी, और यंग एज में अगर ये इरादा कर दिया, या एक यंग लड़की है उसने इरादा किया कि जी मैं हाफिज़ कुरान बनना चाहती हूँ, उसके बाद उसके लिए जो मुश्किलात होती हैं, यानी एकदम से जी उसके लिए जो आने वाले रिश्ते हैं, हमने 2-3 रोज़ पहले बात की थी, सिर्फ गोरी रंगत और लड़की का दुबला पतला होना और मॉडर्न होना काफ़ी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो लड़कियां हिजाब करती हैं या हेड कवर करती हैं, उनको भी जजमेंट की निगाह से देखा जाता है कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है, हमारे बेटे के मिजाज के साथ नहीं चलेंगी। तो ये जो मुश्किलात हैं इनका भी हम इस पर बात करना चाहेंगे। और इसी तरह मर्द हज़रात अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे सब क्लीन शेव्ड बहुत ही कॉर्पोरेट लुकिंग लोग हैं, उन्होंने अगर सुन्नत रसूल को फॉलो करते हुए दाढ़ी रखी है तो उनको किस किस्म की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अगर नमाज की पाबंदी करना चाहते हैं, जुम्मे के रोज़ जैसे हमें तो कुरान हकीम में भी ये हुक्म दिया गया है कि अपने कारोबारों को बंद करके अल्लाह की तरफ आ जाओ, लेकिन आप अक्सर देखेंगे जी एंड जुम्मे से पहले बोर्ड मीटिंग है, कोई और काम है, कोई रिकॉर्डिंग है, फलाना है, और लोगों को यानी वो फील करते हैं ये प्रेशर कि किस तरह अपने अहकामात को, दीनी अहकामात को फॉलो करें। तो आज हमारा ये टॉपिक है, इस पे आप भी कॉल करके बताइए कि हम में से जो अपने आप को मॉडरेट कहने वाले लोग हैं वो दोनों एक्सट्रीम्स को जज क्यों करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिना। अस्सलाम वालेकुम, मायरे नफ्सियात हैं। थैंक यू सो मच हिना फॉर वंस अगेन जॉइनिंग अस। क्या आपका इसके बारे में ऑब्जर्वेशन है? ख़ास तौर पर लड़कियों की पहले यहाँ पर बात करना चाहूँगी। अगर कोई लड़की हिजाब लेती है तो फिर अचानक से ये ढूंढ मच जाती है कि भाई अब तुम्हारा रिश्ता भी किसी ऐसे ही ख़ानदान, किसी ऐसे ही लड़के से हो जो इस कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल इस्लामी रूप को कबूल करे। आप क्या कहेंगी? देखिए, पर्टिकुलरली रिश्ते के हवाले से तो मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन सबसे पहले हमें इस बात को समझना चाहिए कि किसी का भी जो अपनी अपीयरेंस की रेफरेंस में जो भी डिसीजन होता है वो पर्सनल होता है। आपको इख्तियार है, हर किसी को इख्तियार है वो हिजाब ले या ना ले, या उसके जो भी पैरामीटर्स हैं वो अपने लिए सेट करे। प्रॉब्लम मोस्टली ये होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से वो शायद हमारी बेस्ट फेवर में बहुत सी राय का इजहार करते हैं या हमें ओपिनियंस अपने दे रहे होते हैं। वो हमें उस तरह से देखना चाहते हैं जिस तरह से वो देखते हैं चीज़ों को, तो वो अपने ओपिनियंस हम पर पुट करते हैं, और ये उनकी एक अटैचमेंट का वो कहते हैं कि ये स्टाइल है। वो चाहते हैं कि अगर हम उनकी बातों को फॉलो करें तो शायद हम उससे ज़्यादा बेहतर हों। रह गया ये पैरामीटर कि शादी में जो एक कनेक्शन और एक कपल फॉर्मेशन होती है, तो ठीक है, मोस्टली आपके डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उसमें कहा गया है कि जब दो आदमियों को ज़िंदगी गुजारनी है एक साथ तो उनकी कुछ चीज़ें मैच करनी चाहिए, वैल्यू सिस्टम मैच करना चाहिए, आपके मोरल्स मैच करने चाहिए, आपका जो एक फैमिली सिस्टम है वो मैच करना चाहिए, ताकि आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ना आए जिसकी वजह से आपको चैलेंजेस ना हो। लेकिन कहीं भी ये फिट कर देना कि अगर किसी ने हिजाब लिया है तो बस इसका मतलब है कि वो एक्सट्रीम, किसी बहुत ही एक्सट्रीम रिलीजियोसिटी प्रैक्टिसेस जहाँ होती हैं सिर्फ वही ही पर्सन उसके लिए सुटेबल है, आई डोंट थिंक सो कि ये पैरामीटर कोई सुटेबल पैरामीटर है। क्योंकि हमारा माशरा एक ऐसी नहज पे है जहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अपने दीन से बहुत मोहब्बत करते हैं, और इसी दीन के नाम, इसी नाम इस्लाम के ऊपर हमारे मुल्क की तश्कील हुई। लेकिन है ना, सवाल यहाँ पे ये है कि हम जब एक
अचानक रद्दो बदल देखें। जैसे आप देखेंगे कि कुछ फैमिलीज़ में रुझान नहीं भी है, वहाँ पे ख़वातीन हिजाब नहीं लेती, अचानक से एक बच्चा है जो टीन एज में या कॉलेज लाइफ में पहुँच के उसमें तब्दीली आती है। ये लड़का है तो दाढ़ी रखने लगता है, लड़की है तो रिलीजियोसिटी की तरफ उसका बेंट होता है। क्या पेरेंट्स को उस वक्त थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए कि ये किसके इर्द गिर्द बैठ रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ अगर देखें पेरेंट्स की, वैसे तो किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वो अलामतें होती हैं जो हमें शायद ये बताती हैं कि कहीं इसका रुझान शिद्दत पसंदी की तरफ तो नहीं जा रहा। क्या कहेंगे? देखिए, पहले दो चीज़ों को हमें क्लियर कर लेने की ज़रूरत है। कभी भी किसी का अगर रुझान रिलीजन की तरफ जा रहा है तो एक जो ये एक्सट्रीमिज़म का वर्ड उसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है, हमें इसे पहले डिटैच करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बात सिर्फ चेंज की है। मोस्टली ये चेंज अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो यही ड्यूरेशन जो अडोलेसेंट पीरियड है, ठीक है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो बेसिक रीजनिंग स्किल्स जिसे आप कहते हैं, जो डेवलपमेंट होती है या मैक्सिमम लेवल पर पहुंच रही होती हैं, वो भी इसी एज में होती हैं। दैट्स वाई वहाँ पे जाके पर्सन उसको जो करेक्ट फील होता है वो उसके हिसाब से डिसीजन लेना शुरू करता है। एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ के ट्रायल एंड एरर जैसे होता है कि वो कहता है कि ओके फाइन, ये एक नई चीज़ है और इसे चेक करना चाहिए, या उसकी समझ में जो बात आई होती है वो उसे इम्प्लीमेंट करता है। इस सूरत में फैमिली मेम्बर्स को ये देखना चाहिए चेंज हमेशा जब भी कभी रोनुमा हो रहा हो तो उसकी कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़, जैसे हम भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नई ट्राई करते हैं, अगर हमें वो सूट करती है हम उसे कंटिन्यू करते हैं, हमें लगता है कि नहीं हम इसके चैलेंजेस को नहीं जो अप्रोप्रिएटली हैंडल कर सकते, हम उसे डिसकंटिन्यू कर देते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन में यहाँ मुझे दो पैटर्न्स नज़र आते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि एडोलेसेंस में एक जुस्तजू जन्म लेती है हमारे जहनों में। आप, मेरे ख्याल में मेरे तमाम ही व्यूअर्स उस स्टेज से गुजरे होंगे कि उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया होगा अपने बिलीफ सिस्टम को, या उसके बारे में खोज लगानी शुरू की होगी, इस्लामिक हिस्ट्री या फिर अपने मुल्क की हिस्ट्री, जिस तरफ भी आपका रुझान गया हो आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्यूरियस माइंड होता है। लेकिन जो आपने बात की कंसिस्टेंसी, अब यहाँ पे वंस अगेन माशरा और लोगों के रवैये और उनका रद्द अमल आता है। अगर एक बच्चा या एक बच्ची इस तरफ रुझान रखता है तो अगर उसको एक बहुत ही तल्ख रद्द अमल मिले, या उसको लगे कि अच्छा जी मैंने तो एक कदम बढ़ाया था और अब मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैं तमाम ही दीनी अहकामात को फॉलो करूं, तो अक्सर बच्चा डर जाता है। यानी कई लड़कियां बच्चियां अगर हिजाब की नियत करती हैं तो फिर 1 महीने 2 महीने के बाद उनको लगता है नहीं ये तो बड़ा मुश्किल रास्ता है, मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने कहा ना कि ये सब सेल्फ डिसीजंस हैं, ठीक है, और हमारा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। क्योंकि ये बात हमें हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि जब आप फोर्सफुली कोई चीज़ कराते हैं या आप फोर्सफुली कोई चीज़ छुड़वाते हैं, ठीक है, तो वो जो एक खलिश होती है जो अपनी एक इमोशन के लेवल पर और माइंड लेवल पर रहती है, वो हमेशा आपको अर्ज वो पॉपअप करती है और कहीं ना कहीं वो फिर मैनिफेस्ट लेटर एक बुरी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, सो आपको जो लगता है जो बिहेवियर अच्छे हैं उन्हें उनकी फैसिलिटेशन होनी चाहिए। हो सकता है कि वो आपको और मुझे वो बिहेवियर सूट ना करता हो, मेरे पास उसके रीजंस होंगे वेल डिफाइंड। ठीक है, मुश्किल होता है स्टैंड करना क्योंकि हर किसी के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो फाइट बैक कर सके। और आप में चेंजेस आ रहे हैं, एडोलेसेंट है तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा जाज़िब नज़र हैं, आपकी और फीलिंग्स भी डेवलप हो रही हैं, आपकी दुनिया पर भी ऑब्जर्वेशन है, आप दुनिया में खूबसूरती और हुस्न जमाल का एक पैमाना भी देख रही हैं जो हो सकता है आपके बिलीफ सिस्टम से मुश्किल हो। तो उस वक्त लोग अगर आपको ये बार बार बताएं कि जी आप इस तरह के हुलिये में या इस तरह की अपीयरेंस में अच्छी नहीं लगती, तब बच्चियों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि मैंने जो बिहेवियर स्टार्ट किया है या मैंने जो डिसीजन लिया है उसका बेसिस क्या है। सही, राइट, बिल्कुल, उसका बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसका बेसिस ये है कि मैं समझती हूँ कि यही ही राइट वे है, ठीक है, इधर इट्स माय प्रोटेक्शन, इधर वॉट एवर गाइडेंस जो मुझे दी गई है, ठीक है, मैं कह रही हूँ ना कि मैं एक मशीन हूँ ना, जिसने मुझे बनाया है, जिसने तख्लीक किया है, उसने एक उसका मैनुअल दिया है, ठीक है, और उसने प्रिवेंटिव मेजर पे भी दिया है और उसने फिर उसके बाद अगर ट्रीटमेंट मेजर्स पे भी दिया है, मेंटेनेंस पे भी दिया है। अगर मेरा डिसीजन उस बेसिस पे है देन डेफिनेटली मुझे शायद फाइट बैक करने में आसानी हो। इन अदर वर्ड्स, क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ज़रूरी है। कोई भी डिसीजन लेते हुए हेस्टी ना करें। जैसे वो कॉल है ना कि जब बहुत खुश हों तो कोई वादा ना कर लें और जब बहुत उदास हों तब भी कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि उस वक्त आप बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं। तो अपने आप को वक्त दें, कोई भी डिसीजन लेते हैं और आपके पास यकीनन ये
मार्जिन मौजूद है, इसी कश्मकश में भी ना पड़ें। खुसूसन मैं यहाँ पे यंग जो बच्चियाँ हैं जो अगर डिसीजन लेती हैं जॉब का, उनको कहना चाहूँगी कि अगर आपको कहीं पर मुश्किल आए तो किसी से बात ज़रूर करें। अच्छा जी, इतनी सारी बातें अगर हो रही हैं तो साथ में भूख लग गई है, बिकॉज फूड फॉर थॉट है और साथ साथ नाश्ता भी नहीं किया हुआ था आज। तो ऐसा करते हैं, ज़रा फूड पैंडा से कुछ ऑर्डर करते हैं ताकि ये गुफ्तगू भी हमारी चलती रहे और कुछ नाश्ते का इंतज़ाम भी हो जाए। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक इन जस्ट अ लिटिल बिट। और हमारे साथ फूड पैंडा का लाया हुआ कुछ क्या खाया जाए, मैं ज़रा अपनी टीम से पूछती हूँ कि मंगाएं क्या हम, लेकिन आप लेंगे छोटा सा ब्रेक। वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, हमारा डिस्कशन इन आज पाकिस्तान के क्या दीन के अहकामात पे चलना हमारा माशरा मुश्किल बनाता है। अभी तक हमने सिर्फ ज़ाहिरी अपीयरेंस की बात की कि उसमें अगर रद्दोबदल आप लाते हैं तो लोग आपको कैसे जज करते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि या तो एडोलेसेंस में आप में ये रुग़बत पैदा होती है कि आप दीन को समझें, फ़हम दीन की तरफ बढ़ें, या फिर दूसरा हम टर्नओवर देखते हैं लोगों का मिड लाइफ में, यानी वो अगर 30-35 साल की उम्र में हैं, उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो जिस तरह उनको भी हम नहीं छोड़ते, उनको भी ताने देते रहते कि भाई 900 चूहे खा के बिल्ली अब हज को चली, पहले आप ऐसे थे, अब आप दीन की बातें करने लगे, इतने झूठ बोले हैं ज़िंदगी में, फलाना ढमकाना। ये तमाम बातें मर्द हजरात के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी मुश्किल होती हैं। आज इस पर गुफ्तगू करेंगे। अब हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है मुफ्ती नूर रहमानी साहब ने, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, समबडी हु अगैन फ़हम दीन भी रखते हैं और इनकी काफ़ी फॉलोइंग, इनकी बात असर रखती है, इन मामलात को बेहतर समझते हैं, उनका भी तज्ज़िया और तजुर्बा इस पर देखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तस्लीम साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों को जुम्मा मुबारक वंस अगैन। नूर भाई, क्या कहेंगे, ये जो मिड लाइफ में चेंज आता है, हम शुरू में आपके भी बहुत अच्छे दोस्त रहे, हमने ऑफ कोर्स उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत याद आते हैं जुनैद जमशेद साहब, जब उनमें ये तब्दीली आ रही थी कि वो दीन के करीब होना चाहते थे, लोगों के रवैयों से, रद्द अमल से काफ़ी दिल बर्दाश्ता भी हुए, एक कदम आगे बढ़े, फिर वापस लौटे, और फिर अल्लाह ताला ने उनको इतनी सतात दी, हिम्मत दी कि साबित कदम हो गए। लेकिन माशरा, यानी इस चीज़ से जो हमने समझा कि माशरा चीज़ों को मुश्किल बनाता है, इन मुश्किलात से कैसे निपटा जाए या उस वक्त क्या सोचा जाए? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका व मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अगर आप अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के क़िस्सों की बात करें, वाक़यात की बात करें, पूरे कुरान के अंदर 52 वाक़यात हैं और उसमें से 26 वाक़यात हैं, और 26 वाक़यात में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का जो अंदाज़ तबलीग रहा, इब्राहीम खलीलुल्लाह का हो, हज़रत ईसा रूहुल्लाह का हो, या मूसा कलीमुल्लाह का हो, जब वो तबलीग करते हैं तो एक ग्रोह मानने वाला होता है, एक ग्रोह इनकार करने वाला होता है, दो ग्रोह हो गए। मानने वाले ग्रोह के अंदर भी इसमें काइंड्स होती हैं। सही। एक तो वो है कि जो ज़बान से इकरार कर रहा है मगर दिल से तस्दीक नहीं कर रहा। सही। जिनको हम अपने ज़माने में मुनाफिकीन कहते हैं, कि जो ज़बान से तो कह रहे हैं कि हाँ मान रहे हैं मगर फिर वो इस्तेहज़ा करते हैं। अल्लाह यस्तहज़ी, कुरान सूरह बकरा के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाया कि वो मजाक करने वाले होते हैं, मजाक उड़ाने वाले होते हैं। सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनका मना फरमाया। एक कामयाब इंसान कौन होता है और एक नाकाम इंसान कौन होता है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक। ये बात ज़हन में रखिए। सूरह असर हमें वाज़ेह बताती है, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। ज़माने की कसम अल्लाह ने खाई, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर तक, जब तक कुर्ब क़यामत नहीं आती, कसम उठाई कि मुझे ज़माने की कसम, बेशक हर इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, वो इंसान कामयाब रहा कि जिसने अमले सालिहात की। यहाँ तीन चीज़ों की बात की, एक अल्लाह सुब्हानहु व तआला पे ईमान लाना, अमले सालिहात करना, और फिर हक़ की तलक़ीन करना। तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह पर ईमान लाने के बाद अमले सालिहात और हक़ को कबूल करना, ये ईमान वालों की निशानी है, और ये अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक कामयाब और कामरान है। जिनका ताल्लुक़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात पर होता है, उनका फ़ैत, उनका यकीन होता है, फिर वो ज़माने की परवाह नहीं करते।
बल्कि उनका मकसद ये होता है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब कैसे हो जाऊँ। अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह चुनता है और जिसको अल्लाह चुनता है उसके दिल को अल्लाह अपनी नूरानियत से, अपनी मोहब्बत से मामूर कर देता है। और जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मोहब्बत से मामूर कर देता है तो फिर उसके खुद वो हेल्दी इन्वायरमेंट बनाता है। उनके अंदर एक ऐसी पावर आ जाती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत की तरफ से कि वो अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं। पॉजिटिव एनर्जी रखने के बाद अपने पास खुद एनवायरनमेंट जो है वो हेल्दी बनाना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव करना शुरू कर देते हैं। अगर नेगेटिव नहीं होते हैं, अगर नेगेटिव नहीं है वो एनवायरनमेंट, लेकिन वो आपके लिए एक तरह से आपके अहकामात को साथ लेके नहीं चलने देता। लेकिन जैसे तस्नीम साहब, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक दफ्तर है जहाँ पे एक कॉर्पोरेट कल्चर है, बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट कल्चर में उन्होंने खुद ही अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनाई हैं कि जी हमारे एग्जीक्यूटिव सारे क्लीन शेव होंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे, जैकेट्स पहनेंगे। अब इसमें अगर एक शख्स जिसका थोड़ा सा अगर मजहबी बेंट है और वो सुन्नत रसूल को फॉलो करते हुए दाढ़ी रखता है, अपने मजहबी अहकामात को फॉलो करता है, जुम्मे की नमाज के वक्त वो कहता है कि जी बोर्ड मीटिंग ना दो, मुझे जाके बाजमात नमाज पढ़नी है, और उसको मुश्किल लग रहा है बिकॉज वो अपने आप को समझ रहा है कि मुझे कटना पड़ेगा इनसे और शायद ये मेरी तरक्की की राह में हायल हो जाए, या मुझे लोग उस तरह पसंदीदगी की निगाह से ना देखें, या मैं एज अ लीडर कबूल ना हूँ, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है आज का। मैंने ऐसा कॉर्पोरेट इदारा आज तक नहीं देखा है। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अरसा, शायद आपके इल्म में नहीं या नाज़रीन के, मेरा ताल्लुक़ फाइनेंस से रहा है और मैंने काम किया। कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जहाँ पे इस चीज़ से रोका जाता। ये आपके अंदर की कमज़ोरी है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। सरकार ने फरमाया सोच लो। उसने कहा या रसूल अल्लाह बहुत मोहब्बत करो। सरकार ने फरमाया सोच लो। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैं बेपनाह आपसे मोहब्बत करता हूँ। सरकार ने फरमाया फिर तैयार हो जाओ, तुम पर परेशानियाँ इस तरह आएंगी जैसे पत्थर पहाड़ ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है। ये अंदर की कमज़ोरी है। जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया ना कि वो चुन लेता है बंदे को, ये अंदर की कमज़ोरी है। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये आपके अंदर की कमज़ोरी है। ये आपके अंदर की कुछ चीजें हैं जिनको आपने कंट्रोल करना है। सही। वही अंदर की चीजें आपकी अपीयरेंस बनाती हैं। सही। दूसरी बात, आपके जो टिकर जो चल रहा है, हिजाब मुसलमान के लिए दीनी मसला है। माशरती समाजी तौर पर वो हिजाब के साथ खातून या मर्द दाढ़ी के साथ या दीन की चीज़ों को, अहकामात को फॉलो करते हुए मर्द या औरत किस तरह चलती है, ये आपका दीनी शिआर है, आपका दीनी मसला है और आपका ज़ाती डिसीजन भी है। ज़ाती डिसीजन है ना, आप पर करम नवाजी हुई है ना कोई कि आप आगे गए हैं। वरना ये यूरोप के लिए या आप मगरबी माशरे के लिए ये दीनी मसला नहीं है। ये लोग गलत फहमी का शिकार हैं। ये एक कमर्शियल इशू है। मैं इसे कमर्शियल इशू समझता हूँ। उनके लिए मुझे लगता है कि माशरती इशू भी है ना। अगर थोड़ा सा हम माशरती से थोड़ा सा कम अच्छा, हम अगर अभी वेस्ट के अलावा, क्योंकि वक्त मेरे पास कम होगा, हम अपने लोकल माशरे की बात करना चाहेंगे। हम तो अपने रवैयों की बात करें। देखिए वहाँ तो, अगर मुझे आप इजाजत दें, वहाँ तो देखिए टकराव की सूरत हाल है। वहाँ पे आपका ये ना मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम है। हम बात कर रहे हैं कि हम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में जो लोग अगर दीन की राह पे चलना चाहते हैं उनके लिए क्या मुश्किलात क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स में ये रुग़बत, जैसे हमने कहा कि मिडिल एज, एक एडोलेसेंस में आप तजस्सुस पैदा होता है, या मिड एज में पहुंच के किसी भी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस से गुजर के है ना एक तब्दीली आती है। खातून को आप भूलने नहीं देते। कितनी आपके पास ख़वातीन ऐसी होंगी जिन्होंने अगर दीन का रास्ता चुना है, आज वो हिजाब लेना चाहती हैं, उनकी पुरानी और नई दोनों तस्वीरें आप साथ जोड़ के कहते हैं कि जी ये आपका माजी था। आपको भूलने नहीं देते, आपको आगे बढ़ने नहीं देते। क्या कहेंगी? जैसे अभी तस्नीम साहब ने भी यही बात की कि आपने जब किसी चीज़ का डिसीजन लिया है ना, मैंने पहले भी इस पे कहा कि आपके बेसिस वो स्ट्रांग होने चाहिए। लोग बिल्कुल याद कराएंगे, वो भी एक रियलिटी है। हाँ। वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है।
और अभी जो हो रहा है वो भी रियलिटी है, ठीक है। शर के नुमाइंदे और नहीं, शर के नुमाइंदे हैं जो आपको याद कराएंगे। अच्छा, वो जिस पैरामीटर में आपको याद करा रहे हैं वो अपने हिसाब से करा रहे हैं ना, कि पहले ये था और अब ये है। आप उसे आप पॉजिटिव पैरामीटर में देखें कि ओके, अगर मैं पहले ये थी और अब मैं इम्प्रूव करके ये हो गई हूँ, तो मुझे शायद वो थॉट तकलीफ नहीं देगी या वो कंपैरिजन तकलीफ नहीं देगा। ये प्रोसेस है ना। अच्छा, आप जो बात करें कि हम क्यों मिडिल लाइफ में या फिर एडोलेसेंट में ही क्यों जाते हैं इन चीज़ों की तरफ, तो अनफॉर्चुनेटली कि आप ये अगर देखेंगे हमारे यहाँ जो तालीम या तरबियत में इनिशियल लेवल से आपके बेसिक, जिसे आप कहते हैं ना इस्लामी शियार हैं, उसके बारे में किसी को इस तरह से नॉलेज नहीं दी जाती है एजुकेशनल लेवल पर। तो जब भी जहाँ पे भी उसका इख्तियार बनता है और वो उस नॉलेज को लेता है तो वो फिर प्रैक्टिस करना शुरू करता है। ये इस वजह से है। अगर हम इसे खींच के अपने तालीमी जो जिसे आप कहें कैरिकुलम में लेके आ जाएं पीछे, और आप देखें आपके अब एजुकेशनल सिस्टम में जो भी एडिशंस हुए हैं, तो उसमें अब लोगों में ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट्स हैं और वो उसको वहीं से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो जिसको जब जहाँ समझ आती है वो उसको अप्लाई करना शुरू करता है। लेकिन मिसाल के तौर पर नूर भाई, बहुत माजरत के साथ कि ये जुमला हम अक्सर हमारे कानों में पड़ता है कि जी अब तो तुम बिल्कुल ही मौलवी हो गए हो, ये मौलवियों वाली बातें ना करो। यानी ये हम पुट डाउन क्यों करते हैं किसी ऐसे शख्स को जो दीन का कोई अगर आपको मिसाल भी दे या आपको करेक्ट करने की कोशिश करे या कहे कि जी रिश्वत ना लें, झूठ ना बोलें, नमाज का वक्त हो गया, चलें जी सब नमाज पढ़ें, हम ये क्यों जुमले उस शख्स को बोलते हैं? देखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद में दो ग्रुप्स का तज़किरा है, एक हिज़्बुल्लाह, हिज़्बुर रहमान, एक हिज़्बुश शैतान। एक रहमान का गिरोह है जिसकी सिफ़ात अल्लाह ने बयान की, वो साबिर हैं, वो शाकिर हैं, वो आदिल हैं, वो मुसल्लीन हैं, वो मोहब्बत बांटने वाले हैं, वो अदल करने वाले हैं। और दूसरा एक गिरोह है जो ताने देने वाला है, जुल्म करने वाला है, जबर करने वाला है और बनावटी दुनिया के अंदर रहने वाला है, दुनिया को पसंद करने वाला। दो गिरोह हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको चुनकर अपने गिरोह में डाल दिया है। तो जब आप उस गिरोह में जा चुके हैं तो उसके कुछ जो है बाउंड्रीज हैं, उस बाउंड्रीज के अंदर आपको रहना है। उस बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगे तो आप शैतानी दुनिया में चले आएंगे। जब आप खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको चुन लिया है तो आपकी जो थॉट है वो पॉजिटिव हो चुकी है। देखिए, आप पॉजिटिव हो चुके हैं, आपकी थॉट पॉजिटिव हो चुकी है, आप खुद अंदर से पॉजिटिव हो चुके हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो आपकी जो मुस्बत सोच है, जो मुस्बत दुनिया, वो आप पर आश्कार करेगा। जब वो आश्कार करेगा तो आपको खुद ये मालूम चल जाएगा दूसरे लोग जो मुझे बात कर रहे हैं वो मनफी और शैतान की तरफ से। अच्छा, और उस पर गुस्सा नहीं करना है, उसमें भी तदब्बुर से काम लेना है। दूसरी चीज़ जो जसीम साहब ने बहुत अच्छी कही कि इस्लाम में तो हुक्म है, कुरान हकीम कहता है कि दीन में पूरे दाखिल हो जाओ, लेकिन ये जो आप पहला कदम लेते हैं उस वक्त अगर मुश्किलात हैं तो उस वक्त आप किससे बात करें, कैसे खदशात आपके जहन में, इस पर भी आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशंस हमें बता सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बातें आज बड़ी अहम हैं, थॉट प्रोवोकिंग है, और साथ साथ क्योंकि ये सोल फूड है, असली फूड की भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। फूड पैंडा को हमने ऑर्डर किया था आज का नाश्ता। नूर भाई, हमने नाश्ता मंगाया है आज और मुझे बताया जा रहा है नाश्ता आ भी गया है। क्या नाश्ता लेके आ रहे हैं? इतने शर्माते शर्माते, ओए होए, टेस्ट द परफेक्शन। आज तो आ गया है पिज्ज़ा सुबह सुबह। देखें जी, ऐसी शुरुआत होती है आज पाकिस्तान में सुबह। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। और हम इसका जो ना इसको ज़रा खोल के और सर्व करते हैं। वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। फूड पैंडा झटपट आपकी बस खाते जाएं, पीते जाएं, अपने लिए ऑर्डर करें और इस तरह की गुफ्तगू करते हुए खाने पीने का सिलसिला ज़रा चलता रहना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अहम मौजू कि क्या दीन की राह पे चलने के लिए मुश्किलात का जो सामना करना पड़ता है उसमें साबित कदम कैसे रहें। अगर आपको लगता है कि किसी से रहनुमाई लेनी है, किसी से डिस्कस करना है, तो अक्सर ऐसे लोग अपने आप को तन्हा पाते हैं या सवाल करने से भी हिचकिचाते हैं। उनको लगता है कि इरिवर्सिबल अब उन्होंने स्टेप ले लिया है। मैं आपको यहाँ पर मिसाल देना चाहूँगी, एक बहुत ही मशहूर गुलकार है, नाम नहीं लेती मैं उनका, उनके साथ मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए थे और उनकी भी जब इसी तरह की रुग़बत हुई तो उनको लोगों ने
उन्होंने कहा कि आपकी जो गुज़िश्ता ज़िंदगी शो बिज़नेस में रही है वो क्योंकि इस्लामी अहकामात के मुताबिक नहीं थी, तो ये हलाल नहीं है कि उस रोज़ी से जो कुछ आपने कमाया उस पर आप अपनी गुजर बसर करें। उन्होंने अपना मकान बना लिया था, तो लोग उनको यहाँ तक तलकीन करते थे कि आप इस मकान को बेचिए और अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए और उसके बाद अपना एक नया इस्लामी तरीके के मुताबिक से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें। नूर भाई क्या कहेंगे, अब छोटे छोटे किसी के बच्चे हों, बूढ़े वालदैन हों, आप एक पॉइंट पे लाइफ में पहुंच गए, जैसे भी हिना कही थी मिड लाइफ में आपने इस चीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया है, तो क्या अल्लाह के नबी, अल्लाह के जो अहकामात हैं और जो इस्लामी तालीमात है, क्या हमें कहती हैं कि पिछला सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, ये इस तरह इतने सख्ती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आपने जुल्म नहीं है, किसी का माल आपने यानी कि उस पर छीना नहीं है, किसी पे जबर नहीं किया, वो मामला एक अलग होगा जी। हाँ, आपने कमाया है, आप तौबा कर चुके हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में आ चुके हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुआफ़ फरमाने वाला है। देखिए, मसला ये होता है कि एक होते हैं मौलवी नुमा, एक होते हैं आलिम दीन। सही। हमारे यहाँ लोग जो मसला डिस्कस करते हैं वो मौलवी नुमा से करते हैं, हाँ। उलमाए हक़ से नहीं करते। जब आप उलमाए हक़ के पास जाते हैं, उनके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वसी इल्म दिया था, वो वसी नज़र होते हैं, वो ज़माने को समझने वाले होते हैं। जब आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको कभी इस तरह की बात नहीं करेंगे, बल्कि गाइड करेंगे, आपको गाइड करेंगे, वो आपको समझाएंगे, वो तमाम आपको बताएंगे कि ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत है, वो कभी गुमराह नहीं करेंगे। मसला ये होता है कि हम ये समझते हैं कि जिसने दाढ़ी मुबारक रखी है और सर पे इमामा सजा लिया, अब वो आलिम दीन भी है, अब उससे मसला डिस्कस किया जाए। सैयदना अली हैदर कराम मस्जिद के अंदर बैठे और एक शख्स जो है वो दरसी कुरान दे रहा है। आपने फरमाया अवतारिफ़ नासिख़ अल मनसूख़, क्या तुम नासिख़ और मनसूख़ को जानते हो कुरान के? फरमाया ला, हालकता ओ हालकता, खुद भी हलाक होगा, कौम को बर्बाद करेगा। तो हमारा मामला ये होता है कि हम उससे समझ रहे होते हैं कि जो कंप्यूटर है उससे हम कह रहे होते हैं कि हमारी सर्जरी कर दो। सही। एक मसला ये, जो जिस फील्ड का माहिर है आप उससे पूछें। दूसरी आपने ये बात की, देखिए जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ आते हैं, अक्सर लोग आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर है कि तुम्हें शैतान बहकाएगा कि अब तुम्हारा क्या मामला होगा, अब तुम किस तरह चलोगे। लेकिन जब आप दीन पर चल रहे होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें आप पर हो जाती हैं। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू, हम तुम्हें आजमाएंगे भूख के जरिए, नुकसान के जरिए। वबश्शिरिस साबिरीन, बशारत उनके जो सब्र करते हैं। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब मुसीबत आती है अल्लाह वालों की निशानी ये कहते हैं कि हमें अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, वो सब्र करते हैं। उलाइका अलैहिम सलावातु मिर रहमा, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों की बारिश होती है मुसलसल। जिस तरह बारिश होती है तो एक के बाद एक बूंद के कतरे गिर रहे होते हैं, इसी तरह अल्लाह की रहमतों और बरकतों की बारिश होना शुरू हो जाती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए रास्तों को बना देता है। तो आप अल्लाह पे यकीन रखें। अवलम यरौ इलत तैरी फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिदना मा युमसिकुर रहमान, क्या तुम उड़ते हुए परिंदों को नहीं देखते कि वो हवाए बसीत में अपने पर को खोल देते हैं? कौन है जो उनको हवा से गिरने नहीं देता? इल्ला हुवा रहमान, जब रहमान परिंदे को गिरना नहीं देता, आप तो अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी रास्तों को खोल देगा। मसला ये कि अपनी डायरेक्शन दुरुस्त रखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत को समझ कर पढ़ें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलें। क्या सिद्दीक़ अकबर बेहतरीन ताजिर नहीं थे? क्या उस्मान गनी बेहतरीन ताजिर नहीं थे? अब्दुर्रहमान बिन औफ बेहतरीन ताजिर नहीं थे? अपने ज़माने के बेहतरीन कपड़े पहनते थे, बेहतरीन तिजारत करते थे। एक मसला ये कि आप लोग, कुछ लोग ये समझते हैं कि इस्लाम में जब आप आ गए तो आप टाट की बोरी पहन लें, आप फटे पुराने कपड़े पहन लें, अपने बालों को बिखेर लें, आप इस्लाम में आ गए। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, एक सामने का तस्वर बदल गया। हाँ, लोग ये समझते हैं ये सादगी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, सामने से एक के बाल बिखरे में, अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या उसके पास कंघी नहीं थी कि अपने बाल आपने सवार था? जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि शख्स ने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे, सरकार ने फरमाया कि तुम कोई गरीब हो, तो उसने कहा नहीं यार मेरे पास बहुत पैसे हैं, नजर आने चाहिए तुम पर। सही। तसीम साहब, अब यही सवाल अगर अगेन थोड़ा सा दोबारा उस तरफ लौटूंगी, जो अपीयरेंस की बात की जा रही है ख़वातीन के हवाले से खुसूसन, अगर आप पर्दे का एहतमाम करना शुरू कर दें, हिजाब लेना शुरू कर दें, तो फिर लोगों की तवक्को ये होती है कि आप कोई फ़ैशन ना करें, आप कोई मेकअप ना करें। जो अभी आपने मिसाल यहाँ पे दी कि अब ख़वातीन ज़रा से अगर यानी फरमाइश भी कर दें कि ईद आने वाली है, तो लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम तो आया। अब ये मुझे बताएं, यहाँ पे ये वो चीज़ें जो हम सुनते हैं। औरत को हुक्म है कि वो अपने मर्द के लिए, अपने शौहर के लिए बने, संवरे, सजे, तज़ीनो आराइश करे, जिस तरह की उसको अल्लाह और उसका रसूल इजाज़त देता है वो करे। अच्छा, ये
अच्छा, इसमें भी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। हम अक्सर यहाँ पे कहते हैं कि ख़वातीन अपने खाविंद के लिए सजें सवरें तज़ीन और आराइश करें, लेकिन आजकल देखें हमारा जो माशरा है, बच्चे अपने वालिदैन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज़रा खुशनुमा नज़र आएँ। अभी जो मैंने मिसाल दी, ये तो बहुत बात की बात है कि जी यंग लड़की पे या किसी पे बात की जा रही है। अगर बच्चों के वालिदैन ने, एक वालिद ने दाढ़ी रखी हुई है, माँ हिजाब करती है, पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं, आई नो ऑफ चिल्ड्रन जो टीनेजर्स हैं वो एम्बैरेस्ड फील करते हैं कि मम्मी आप लोग आ जाते हैं, सब हमारा मजाक उड़ाते हैं, क्या किया जाए? आप सही कह रही हैं। देखें ये आपके माशरे के जो वो लोग क्या कहेंगे ना, हाँ। ये वही नहीं, ये बच्चा है जिसकी जहन साजी हो रही है, आपने उसको ऐसी जगह पे रखा हुआ है, वो मिसफिट फील कर रहा है। माहौल में, जब उस माहौल में बच्चा बढ़ेगा, उस माहौल में रहेगा, उस माहौल में पढ़ेगा, ये तरबियत आपके घर से है। सही, ये आपके घर से है। अगर आप वालिदैन बच्चे को इस तरह से तरबियत करेंगे कि उसका ज़हनी इस तरह का बना देंगे कि उसको हिजाब अच्छा लगने लगेगा, बल्कि हिजाब से हटकर कोई चीज़ उसको बुरी लगने लगेगी। अगर वालिद को दीन फॉलो करते हुए देख रहा है तो उसको दीन फॉलो करना और उस पर फख्र करेगा, करीब तर लगेगा और उस पर फख्र करेगा कि हम सही चीज कर रहे हैं। अच्छा, इसका कोई साइंस नहीं है, कोई साइंस नहीं है। मैं नमाज पढ़ूंगा, बच्चा नमाज पढ़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, बच्चा नहीं पढ़ेगा। सही सही। अच्छा, हमारे पास क्योंकि वक्त खत्म हो गया है ना, वेरी क्विकली नफ्सियाती पहलू इसका, अगर बच्चे इस तरह की कश्मकश में, उनको क्या कहेंगे, वालिदैन को क्या कहेंगे, बच्चों को क्या कहेंगे जो अभी सिचुएशन? देखिए, ये तो खुद ही तस्नीम साहब ने ऐड कर दिया कि बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ मॉडल करते हैं। हाँ। ठीक है, सो आपके फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं, ये पेरेंट्स का काम है कि उससे वेलकम। ठीक है, अगर उनके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है या वो इस तरह से आपसे कमेंट्स करते हैं तो आप उन्हें क्लैरिफाई करें, क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है, गुफ्तगू जरूर करें इन तमाम मामलात का। आज हमने बिल्कुल टिप ऑफ दिस वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट को छुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम साहब एंड हिना फॉर बीइंग हियर। और इंशाल्लाह ताला इस पर मजीद भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये वो रवैये हैं, ये वो रद्द अमल है जो हम अपने माशरे में देखते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम से एटलीस्ट आपने ये ज़रूर सीखा होगा, या ये ज़रूर हमने कम्युनिकेट करने की कोशिश की कि इन मामलात पे बात करें, सवाल करने से ना कतराएं। लेकिन जैसे नूर भाई ने भी कहा कि सही शख्स के पास जो फहम दीन रखता हो उससे सवाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसी के साथ अब हमारा प्रोग्राम अपने ख़िताम को पहुँचता है। आपसे पीर के रोज़ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।